हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे उससे पहली क्लास में परसेंटेज के जो भी बेसिक है उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद परसेंटेज के टाइप वाइज हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। हमने कहा था कि हम टाइप से ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टाइप जो है क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझेंगे। तो हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस उसमें बन गए थे। अब आगे हम कहा था कि कंटिन्यू करेंगे, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, इस बारे में जाना भी था कि परसेंटेज में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कल की जो क्लास थी उसमें लास्ट में हमने ऐसा ही पढ़ा था कि किसी गांव की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, महिलाओं की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, पुरुषों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई। 2 साल पहले कितनी थी, 4 साल पहले कितनी थी, 2 साल बाद में कितनी होगी, 4 साल बाद में कितनी होगी। मैंने बताया भी था कि कभी कभी क्या होगा कि हर साल सेम रेट से बढ़ेगी या सेम रेट से घटेगी। फिर क्या होगा, हर साल हो सकता है अलग अलग रेट से बढ़े, अलग अलग रेट से घटे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कभी बढ़े कभी घटे और वो रेट अलग अलग हो। तो उस प्रकार के सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने सोल्व करने सिखाए थे आपको। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और ये आपके RS 2018 में आया हुआ है। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो देखिए इसको कैसे करोगे। एक छोटे शहर की जनसंख्या 926100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। ये कह रहे हैं कि छोटे शहर की जनसंख्या है ना, ये 5% वर्ष से बढ़ती है तो इसकी 2 वर्ष पहले ज्ञात करना। मैंने कहा था आगे जाने के लिए बोला था मैंने, तो लेकिन पहले का मैंने कहा था कि आप मान लो कि 2 साल पहले क्या थी उसकी जनसंख्या, मान लिया अक्ष थी, अक्ष जनसंख्या थी। अब पहले साल बढ़ी और फिर दूसरे साल बढ़ी और 2 साल बाद बढ़ के कितनी हो गई, 926100। ठीक है, ये हो गई। पहले साल कुछ परसेंटेज बढ़ी, दूसरे साल कुछ परसेंटेज बढ़ी और फिर बढ़ के ये हो गई 2 साल बाद। तो आपने मान लिया 2 साल बाद पहले अक्ष थी। अब यहाँ पे 5% की दर से बढ़ रही है। मैंने कहा था कितनी, 5। तो मैंने कहा था 100 में क्या करना है, प्लस माइनस। अगर बढ़ रही है तो ऐड करना है, घट रही है तो घटाना है। तो बढ़ रही है 5 तो क्या करोगे, ऐड। तो 100 में 5 ऐड करोगे तो 105। और मैंने कहा परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का भाग दे दोगे। ये 1 साल की बात हो गई, लेकिन बात कितने सालों की है, यहाँ पे 2 सालों की बात कर रहा है। तो मैं 2 बार कर दूंगा सेम चीज़, क्योंकि दोनों बार रेट जो है सेम है। अगर ये रेट अलग होती है दूसरी साल तो यहाँ में जो भी रेट होती उसमें 100 ऐड करके, अगर वृद्धि होती तो और कमी होती तो 100 में से घटा के लिखता। ठीक है, अब इसी को सोल्व करना आपको। देखो ये कट जाएगा 5 से 21/20 और ये भी आ जाएगा 21/20। अब ये जो है 21 से भाग जाएगा पूरा, देख लो 21 से कम 21, 42, 63 और 84, 4 बार गया तो क्या आया, 84 आ गया। बचा क्या, 6 2 8 बचा। 8 क्या गया, आपने लिख लिया 6। फिर 4 बार गया तो 84 आ गया। 84 में से 84 गए तो क्या बचा, 2 क्या आ गया, आपने लिख लिया 1। फिर गया 21 से कम 21 बार और लास्ट में 2 जीरो थे तो वो 0 रख दिए हमने। यहाँ से गया 21 बार। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, इसका मतलब इसमें भी 21 बार गया और लास्ट में 2 जीरो थे, वो 2 जीरो आपने रख लिए। अब क्या होगा, अक्स बराबर ये दोनों 20 है, जो 400 है यहाँ पे जो ये 400 है, जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, अभी ये लिखा हुआ है अक्स बटे 400, 20 गुणा 20 बराबर 400 इक्वल टू आ गया 2100। ठीक है, अब क्या होगा, अक्स को आप इधर रख लोगे तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, वजर गुणा हो जाएगा, 2100 गुणा 400। तो देख लो क्या आएगा इसमें, 400 है यहाँ पे, यहाँ 1 जीरो आएगा, कितना आएगा देखो, यहाँ 2 जीरो है देखो। तो 2184, जहाँ भी आपको 84 दिख रहा हो, 84 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो, 84 के आगे 4 जीरो जिसके भी हो वो आंसर होगा। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अगर पीछे की बात करें तो हमने एक्स मान लिया और आगे बढ़ाते गए। आगे जाना होता तो यहाँ से आगे चले जाते, बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन को। और ऐसे हमने कल किए भी थे, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम आज ले नहीं रहे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके। ये क्वेश्चन बताने के माध्यम से आपका ये था कि जो आपने सीखा वैसे एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में कोई अलग नहीं आते, अलग वही आते हैं जो आपने सीखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 विद्यार्थी अक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। ये भी RS 2016 में आया हुआ है प्री में। अक्स ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा अक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है। अक्स तथा y द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है। देखो अब ये क्या बोल रहा है इसमें। अब यहाँ जो है ना, पहले दिन की जो क्लास थी अपनी, परसेंटेज के जो बेसिक थे उनको यहाँ पे यूज करना है आपको, कि परसेंटेज में क्या क्या यूज होता था बेसिक्स में। जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे करते जाओ आप। 2 विद्यार्थी है, एक है अक्स दूसरा है वाई। ठीक है,
अक्ष ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। आपने मान लिया y ने कुछ भी प्राप्त किया, तो वो कुछ मान लिया आपने अक्ष, माना y ने जो है अक्ष अंक प्राप्त किए। y ने अक्ष अंक प्राप्त किए तो अक्ष कितना मिलेगा, अक्ष y से 9 ज्यादा, तो अक्ष का हो गया अक्ष प्लस 9। यहाँ पे अक्ष y लिखा हुआ इसलिए आप अक्ष मत मानो, इसको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने मान लिया y के जो अंक है a है, y ने a अंक प्राप्त किए, तो अक्ष कितना प्राप्त करेगा, y से 9 ज्यादा, तो a प्लस 9, ये हो गए अक्ष के अंक। ये इसने प्राप्त किए, ये इसने प्राप्त किए, सेम। इतनी बात अपने आपको समझ आ गई। हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, हमने जो बात बोली पहली लाइन थी, एक विद्यार्थी सम्मिलित हुए, अक्ष ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, हमने सिर्फ इतना ही लिखा है। हमने y को a मान लिया, y को, तो कह रहा है कि अक्ष जो है y से 9 ज्यादा है, तो a प्लस 9 हो गया अक्ष। सिर्फ पहली लाइन को हमने लिखा है और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं किया, इतना लिख लिया। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बोल रहा है ना, उतना लिखते जाओ। इतनी लाइन आपने खत्म कर दी, ये लिख दिया आपने। अब देखो, अक्ष के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का, अक्ष के अंक क्या माने मैंने, a प्लस 9, यही है अक्ष के अंक। ये कह रहा है जो अक्ष के अंक है, ये जो अक्ष के अंक है, ये दोनों विद्यार्थी के अंकों का जोड़, दोनों विद्यार्थियों के अंकों को जोड़ो, a प्लस 9 प्लस a, तो क्या हो जाएगा, a 2 बार है तो 2a प्लस 9, ये दोनों का जोड़ है, दोनों के अंकों का जोड़ है, ये दोनों के अंकों का जोड़ है। कहा कि दोनों के अंकों के जोड़ का 56% है, दोनों के अंकों का जोड़ था ये, और इसका 56% की बात कर रहा है। अगर इसके 56% की बात करनी हो मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकाल लूँ मैं। अगर मेरे को निकालना हो 40 का 20%, तो क्या करूँगा, 40 गुणा 20/100। तो इसका मेरे को 56% निकालना, तो मैं क्या करूँगा, 56/100। इसका मेरे को 56 निकालना होगा तो मैं 56/100 क्या करूँगा। मैंने कहा सबसे पहले मैंने अक्ष और y माने। इसने कहा y अक्ष के अंक y से ज़्यादा है 9, तो मैंने y के a मान लिए, y के हो गए a प्लस 9, अक्ष के हो गए a प्लस 9, ठीक है। अब कह रहा है कि अक्ष के जो अंक है ये a प्लस 9 है, वो जो है ना दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ा 2a प्लस 9 के अंकों के जोड़, इनके जोड़ का 56% है, तो 2a प्लस 9 1 के 56%। आपको जो बोला था आपने वो लिख लिया बस। अब इसको सोल्व करना है इक्वेशन को, देखो कैसे सोल्व करते हैं। 4 से काट लो, 4 से कितनी बार कटेगा, 14 बार, और यहाँ पे 25 बार। अब इसको इधर गुणा कर दो, 25 इधर गुणा हो जाएगा, 25a प्लस 25 गुणा 9 क्या होगा, 25 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 25 नाम है 225, 25 नाम है 225 हो गया, ये हो गया 225 बराबर, ये वाला है बाहर 14 है तो 14 अंदर गुणा कर दो, 14 को, 14 दूना 28a प्लस 14 नाम है क्या होता है 126, ठीक है। अब a को एक साइड ले लो, संख्या को एक साइड ले लो, 28a इधर था, 25a इधर है, 28a अगर a इधर आया तो माइनस हो क्या आएगा 25 से, 225 इधर लिखा हुआ है, 126 इधर आएगा तो माइनस हो क्या आएगा 126। अब इनको घटा लो, ये कितना बचा 75 और 26 कितने होता है, 75 और 26 कितना होगा, ये मानो इसका कितना है अंतर कितना है इनका 99। आप ऐसे भी देख सकते हो इनका अंतर कि भाई 125 यहाँ पे होता और ये 225 है, तो इनका अंतर जो 100 का होता, लेकिन ये 126 इसका मतलब एक कम है, तो इनका मतलब है 99 इनका अंतर है। 28 में से 25 से गए तो 3 है, यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 99/3 यानी 33। ए क्या माना था मैंने, ए माना था मैंने y के अंक आ गए 33 और अक्ष के अंक क्या हो गए इससे 9 ज़्यादा, तो 33 में 9 ऐड किया तो 42, तो अक्ष के अंक हो गए 42 और y के हो गए 33, अक्ष के हो गए 42 और y के हो गए 33, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये थे दोनों टाइप के क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, और दोनों जो क्वेश्चन थे इनको आप अब तक जो आपने पढ़ा ना उसके बेस पे सोल्व कर सकते थे। ये पहला वाला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये परसेंटेज की बेसिक चीज़ें थी। परसेंटेज जो बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको लिखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतनी क्लास में आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट फिर भी रह गए, कुछ टाइप्स फिर भी रह गई, वो हम आज कवर करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, वो आपके सामने आता है ऐसा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई है तो क्षेत्रफल में वृद्धि न हो, इसके लिए त्रिभुज के आधार को कितना प्रतिशत कम करना होगा। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो,
ये त्रिभुज की बात नहीं है, कल को आयत की बात भी पूछ सकता है, वर्त की, घनाभ की, कुछ भी लंबाई बढ़ा देगा आयत की, चौड़ाई बढ़ा देगा आयत की, वर्त की त्रिज्या बढ़ा दे, घटा दे त्रिज्या, घन की भुजा बढ़ा दे, घटा दे, शंकु इनकी हाइट, स्लेंट हाइट के साथ कुछ भी छेड़खानी करे, बढ़ा दे उनको, घटा दे कुछ परसेंटेज, तो उनके जो एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, उन पर क्या फर्क पड़ेगा वो चीज़ देखने वाली मैं बताता हूँ आपको। देखो आपके सामने कभी भी कुछ लिखा है ऐसे, दो संख्याएं हो a गुणा b, ठीक है, इनकी वैल्यू आएगी कुछ भी, इनकी वैल्यू आएगी कुछ भी, आपने मान लिया वो कांस्टेंट है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स है, मैंने बोला कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स है। फिक्स है मतलब पहले अगर 100 आ रही थी दोनों का गुणा, तो अब भी 100 ही आना चाहिए, अब भी 100 ही आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा कि 10 और 10 का गुणा 100 आता है, या आपने मान लिया 20 और 5 का गुणा, क्योंकि ये तो दोनों सेम हो गई, मैं अलग लेके बताता हूँ। एक मान लिया आपने 25 है, 20 है और दूसरी 5 है, दोनों का गुणा है 100, ठीक है, दोनों का गुणा आ रहा है मेरे 100। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके साथ कुछ छेड़ कर रहा हूँ, 20 के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा हूँ, इसको कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। मैंने 20 को कर दिया 25, मैंने कहा कि अब भी मेरे पास गुणा जो है ना वो 100 ही आना चाहिए, अब भी मेरे पास गुणा जो है ना 100 ही आना चाहिए। मैंने कहा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब ये फिक्स है, फिक्स होने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में मेरे सेम आना चाहिए, यही हुआ मेरा फिक्स का मतलब। लेकिन मैंने कर क्या दिया, यहाँ 20 था इसको 25 कर दिया, इस 20 को बढ़ा के मैंने 25 कर दिया, लेकिन गुणा अब भी 100 आना चाहिए। तो जब ये दोनों गुणा में है और ये इक्वल आना चाहिए दोनों कंडीशन में, तो अगर आपने 20 को 25 कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो 100 आएगा। आपको भी पता है, जैसे कैलकुलेशन देखो तो यहाँ अगर 4 हो जाए तो 100 आ जाएगा, 25 चौके 100। तो वास्तव में क्या हुआ, अगर आपने इसके साथ किसी भी एक के साथ, दोनों में से किसी भी एक के साथ अगर आपने कुछ कम ज़्यादा किया है तो दूसरे वाले को भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर दोनों का गुणा जो है सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो सेम है, ठीक है जी। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अगर इसको बढ़ाया है, पहले वाले को 20 से 25 किया है, 20 से 25 किया है, पहले वाले को बढ़ाया है 5, तो अगर एक को बढ़ाते हो तो दूसरे वाले को कम करना पड़ेगा मेरे को गुणा फिक्स रखने के लिए। सही बात है, दो संख्याएं आपस में गुणा होकर कुछ भी वैल्यू आ रही है, अब आगे भी मेरे को वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, लेकिन मैंने एक संख्या को बढ़ा दिया, तो अगर दूसरी संख्या को अगर मैं घटाऊंगा नहीं तो गुणा ज़्यादा आ जाएगा, दूसरी संख्या को बढ़ा दिया तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने एक को घटाऊंगा तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी को घटाऊंगा तो एक को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं 20 से 25 करता हूं तो इसको 5 से 4 करना पड़ेगा, अगर इसको बढ़ाया तो इसको घटाना पड़ेगा। अब आप कहो कि सर इसको बढ़ा लेते, तो इसको बढ़ा लेते, दूसरी वाली को बढ़ाते, देखिए दूसरी वाली को बढ़ाओ, 5 की जगह मैं कर देता 10, अब भी लाना मेरे को 100 ही है, 5 की जगह मैंने कर दिया 10, तो यहाँ क्या होना पड़ेगा, फिर 10 होना पड़ेगा, तभी 100 होगा गुणा। इसका मतलब अगर मैंने इसको बढ़ाया तो ये कम हो गई। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरी वाली कम होगी, और एक को घटाओगे तो दूसरी वाली बढ़ेगी। घटाने वाली कैसे सर, जैसे आपने ये था आपके 5, 20 गुणा 5 था, 20 गुणा 5 था यानी 100। मैंने क्या किया, 5 को कर दिया 4 कर दिया, मैंने कम कर दिया, और गुणा अभी भी 100 लाना है, तो यहाँ क्या लिखना, मेरे को 25 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने इसको कम किया तो मैंने इसको बढ़ाया। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा अगर इक्वल है, दो कंडीशन में कांस्टेंट है, फिक्स है, तो एक के साथ अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, वही गुणा की वैल्यू लाने के लिए। ठीक है जी। लेकिन सर इसमें परसेंटेज का क्या, परसेंटेज कहाँ काम आई? अब परसेंटेज यहाँ काम आएगी वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखो परसेंटेज कैसे काम आएगी यहाँ पे।
पहले था 20 गुणा 5 बराबर 100। दूसरी वाली में आपने क्या किया 25 गुणा 4 बराबर 100। देखो यहाँ था 20 गुणा 20 गुणा 5 बराबर 100 था। ठीक है, आपने क्या किया 25 गुणा 4 बराबर 100। आपने 20 को बढ़ा दिया 25 कर दिया। कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया। मैंने कहा परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंटेज बढ़ाया, प्रतिशत में बताओ। आप कहोगे सर 20 को 5 बढ़ा दिया, 5 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 5। परसेंटेज में इंक्रीज करना है, किससे इंक्रीज हुआ होगा तो जो पहले उसी से इंक्रीज, 20 से इंक्रीज हो गया सर। 20 था टोटल, अब 25 हो गया, 5 बढ़ गया 20 से। परसेंटेज में कितना बढ़ा 25% बढ़ गया सर, 25% बढ़ गया। ठीक है जी, 25% बढ़ गया। अब दूसरे वाले को कितना कम करा, दूसरे वाले के साथ क्या कंडीशन हुई, पहले 5 था ये 4 हो गया सर, 1 कम हो गया, 1 कम हो गया। कितना परसेंटेज कितना कम हुआ 5 की तुलना में हुआ गुणा 100, 20% कम हुआ। यहाँ पे 20% 25% बढ़ाया। अब एक चीज़ देखो जो मैं डाउट क्लियर करना चाह रहा था आपका, डाउट क्या होता है कि पहली वाले को क्या किया आपने 25% इंक्रीज किया है। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि पहली वाली को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरी वाली घटेगी। इतना बात सबको क्लियर था कि अगर मैंने पहली वाली को बढ़ाया तो दूसरी वाली घटेगी। अगर मेरे को गुणा जो है कांस्टेंट लाना है, फिक्स लाना है, ठीक है जी। लेकिन ऐसे नहीं पता परसेंटेज में क्या चेंज होगा। कई लोग क्या कर देते हैं, जैसे मैंने कहा 20 से 25% बढ़ाया तो दूसरी वाली कितनी कम होगी, वो लिख देते 25% कम होगी। ये नहीं होता। देखो बढ़ाया 25% है इसको और दूसरी वाली को कितना कम किया है 20%। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ये याद रखना है आपको। ये याद रखना है कि जब अगर आयत में उसमें सब में ऐसे आएगा कि एक को अगर जितना बढ़ाया, जितनी प्रतिशत इंक्रीज किया उतना प्रतिशत कम नहीं होता है, जितना प्रतिशत इंक्रीज किया उतना प्रतिशत कम नहीं होता है, ठीक है, या जितना प्रतिशत कम किया उतना प्रतिशत नहीं बढ़ता है। यहाँ पे मैंने इसको 25% घटाया, सीधी बात थी कि दूसरी वाली घटेगी, इसको मैंने 25% बढ़ाया, ये मेरे पास क्लियर था कि दूसरी वाली घटेगी, लेकिन कितने प्रतिशत। आप जल्दबाजी में क्या करते हो 25% बढ़ाया तो 25% ही घटाना पड़ेगा, नहीं, दूसरी वाली 20% कम होगी, 20% घटेगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी चीज को एक एग्जांपल से और समझो, इनका रेशियो समझो जो एग्जाम में यूज करना है आपको। आपके पास था 20 गुणा 5 बराबर 100, 20 गुणा 5 बराबर 100। आपने किया 25 गुणा 4 बराबर 100। ये परसेंटेज में था। अब रेशियो में देखो, इसको क्या किया 20 से 25 किया। अनुपात क्या है, दोनों साइड कितने का भाग दोगे 5 का, तो यह क्या आ जाएगा 4 और यहाँ 5। कहने का मतलब 4 और 5, 4 से आपने 5 कर दिया अनुपात में। ठीक है, ठीक है। दूसरी वाली के साथ क्या किया, 5 थी, 5 को 4 कर दिया। यहाँ अनुपात देखो 5 से 4, 5 से 4। यहाँ दोनों से एक बात आपको समझ में आई होगी कि अगर किसी संख्या को जो 2 गुणा में, अगर एक को आपने 4 से 5 किया है तो दूसरी को 5 से 4 करना पड़ेगा, उसका उल्टा अनुपात होगा उसका। अगर बढ़ाया है, उस संख्या को 4 से 5 किया है आपने, बढ़ाने वाले को 4 थी 5 कर दिया अनुपात में, तो जो घटाओगे उसको 5 से 4 करना पड़ेगा, जो घटाओगे उसको 5 से 4 करना पड़ेगा। हो सकता है आपने पहले ही घटा दिया, 3 थी 3 से 2 कर दिया अनुपात, 3 से 2 कर दिया, तो दूसरी वाली को 2 से 3 करना पड़ेगा, दूसरी वाली को 2 से 3 करना पड़ेगा। दो संख्याएं जब गुणा में हो उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब करो, देखो क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में वृद्धि न हो, इसके लिए त्रिभुज के आधार को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब ये बताओ, यह बोल रहा है कि ऊंचाई जो है वो 10% बढ़ा दी, लेकिन क्षेत्रफल में चेंज नहीं आना चाहिए, क्षेत्रफल में वृद्धि होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए या ये फिक्स रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, ये चेंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके सामने आ गया। अब ये 2 है, ये 2 तो अपने आप में फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी बदलेगा नहीं। जो चीज़ बदलेगी नहीं उससे हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर आप इसे 1/2 को ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो बदलेगा ही नहीं, यहाँ जाके हमेशा ही 2 से गुणा होना है इसको, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चेंज जो होगा इन दोनों से आएगा, आधार और ऊंचाई के गुणा से चेंज आएगा। अब मैंने वही बोला था 2 संख्याएं, 2 संख्याएं यहाँ पे क्या क्या हो गई, आधार और ऊंचाई, यही तो बोला था मैंने। वहाँ संख्याओं की बोली थी, यहाँ पे दोनों क्या है, आधार और ऊंचाई। दोनों का गुणा हमेशा सेम आना चाहिए, दोनों का गुणा हमेशा सेम आना चाहिए, ये मतलब है क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब। तो अगर एक को मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरी वाली को मेरे को कम करना पड़ेगा, अगर मैंने एक को बढ़ाया तो दूसरी वाली को कम करना पड़ेगा। किस अनुपात में कम करना पड़ेगा, उसी अनुपात में कम करना, उसी अनुपात के उल्टे में कम करना पड़ेगा जिस अनुपात में मैंने बढ़ाया है। अगर 3 से 4 मैंने बढ़ाया है तो 4 से 3 करना पड़ेगा मेरे को घटाने के लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कितना बढ़ाया मैंने, 10% बढ़ाया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 मैंने बढ़ा दिया, यानी मेरे पास 10 था, 1 मैंने बढ़ा दिया, 11 कर दिया, यानी 10 से 11 कर दिया। किसको, ऊंचाई को 10 से 11 कर दिया। तो मेरे को आधार को कम करना पड़ेगा, आधार को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको 10 से 11 बढ़ाया तो आधार को 11 से 10 करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ता है। तो कितना कम किया मैंने, 1, और कितने पे, ये देखो ये कितने पे इंपॉर्टेंट था, दोनों जगह अंतर 1 का ही आएगा, लेकिन जो पहले हो रहा था वो 10 पे चेंज हो रहा था, अब जो होगा 11 पे चेंज होगा, क्योंकि आधार पहले 11 था उसको अब 10 किया है। तो यह लिखोगे 1/11 गुणा 100। अगर आपको 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है सीधा कर दोगे। ये इतनी देर समझाने का मतलब था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी आपके सामने, आयत में आ जाएगा, वर्ग में आ जाएगा, किसी और में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य स्तर पर वापस आ जाए। अब ये सेम बात हो गई, कह रहा है कि टीवी सेट है उसका मूल्य जो है ना मैंने 25% बढ़ा दिया। 25% बढ़ाने का मतलब समझते हो, 1/4, यानी 4 था 5 कर दिया। अब कह रहा है कि मेरे को तो उतना ही खर्चा उतना ही रखना है, तो उसको मैंने वापस कितने से घटाऊं, 4 से 5 बढ़ाया तो अब 5 से 4 कम करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैंने 4 से 5 बढ़ा दिया तो मेरे को 5 से 4 कम करना पड़ेगा। तो कितना कम किया मैंने, 1, अब कितने पे, 5 पे, गुणा 100, कितना हो गया, 20%। कितना हो गया, 20%। चाय का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है तो उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा। अब खर्च क्या होगा, यहाँ पे चाय पर जो खर्च होगा उसका क्या होगा, खर्च होगा कि वो उसका मूल्य क्या है चाय का, उसका मूल्य क्या है, मूल्य गुणा उसकी खपत यानी उसको कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना यूज कर रहा है। अगर वो मान लो जैसे चाय का मूल्य जो भी है ग्राम पे है, केजी पे है, मान लिया वो आधा किलो चाय यूज कर रहे हैं और मूल्य जो है उसका 50 है, 60 है, 100 है, ठीक है। खर्चा मेरे को सेम रखना है। अब क्या हो गया कि मूल्य बढ़ गया, 50 से मूल्य क्या हो गया, 60 हो गया, मूल्य 60 हो गया, खर्चा अभी भी मेरे को सेम रखना है, तो मेरे को उसकी खपत कम करनी पड़ेगी ना, मेरे को उसका काम में कम लेना पड़ेगा। पहले अगर मैं आधो केजी यूज कर रहा था पूरे घर में, अब मेरे को उसको 400 ग्राम, 450 ग्राम या उससे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ गया। मेरे पास खर्चा लिमिट है, जैसे मान लिया मेरे को 100 रुपये ही खर्च करने हैं। अब फिक्स है कि मेरे को 100 रुपये खर्च करने हैं, एक पेन मान लो 10 रुपये का आ रहा है और मेरे को 100 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पेन का रेट बढ़ गई, 20 रुपये हो गए, अब भी मेरे को करने तो 100 रुपये खर्च है। पहले मैं 10 पेन खरीद रहा था, अब मैं 5 ही खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपये खर्च करने के लिए। तो खर्चा मेरे पास लिमिट है, खर्चा ये जो है ये फिक्स है। सेम चीज़ हो गई, दो संख्याओं का गुणा फिक्स है। अगर एक को बढ़ाओगे दूसरी को घटाना पड़ेगा, एक को घटाओगे दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, और रेशियो जिस रेशियो में बढ़ाओगे उसके उल्टे रेशियो में घटाना पड़ेगा, जिस रेशियो में घटाओगे उसके उल्टे रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। अब ये इतना लिखने का मतलब ये था कि आपको समझ में आ जाए, जबकि यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना नहीं है।
सीधा क्वेश्चन पढ़ना है, 20% बढ़ा दिया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 था 6 कर दिया, 5 था 6 कर दिया। अब खपत मेरे को कम करनी पड़ेगी, खपत इसकी उल्टी कम करनी पड़ेगी, 6 थी तो 5 करनी पड़ेगी, 1 कम कर दी, 1 बटा कितने पे, टोटल 6 गुणा 100, 1/6 गुणा 100। या दोनों चीजें बोल रहा है। अगर इतना पूछता कि 1/6 तो आप ऐसे कहते कि इतनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये बताओ अगर जब ये फिक्स ना हो, खर्चा फिक्स ना हो, अगर खर्चा फिक्स होता आपके क्या होता, आप बोल देते कि अगर मूल्य 20% बढ़ा दिया तो खपत 100/6 कम करनी पड़ेगी, कंज्यूम इसको 100/6% कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहा है कि कंज्यूम भी 20% कम कर रहा है, कंज्यूम जो है वो भी 20% कम कर रहा है, यानी अगर पहले ज़्यादा यूज करता था तो उससे 20% कम यूज करने लग गया। अब दोनों में चेंज हो गया, जब दोनों में चेंज हो तब कैसे करना है, जब दोनों में चेंज हो अब खर्चे पे फर्क पड़ेगा, यानी उसने मूल्य बढ़ा दिया और यूज भी कम कर दिया, कंज्यूम कम कर दिया, अब खर्चा हो गया कम, कम या ज़्यादा कैसे भी हो गया। जैसे बोलना ये चाह रहा है आपकी बार कि जैसे कोई पेन था 10 रुपये का था, पहले वो 10 पेन खरीद रहा था, 100 रुपये खर्च कर रहा था। अब क्या हुआ, पेन सस्ता हो गया, पेन सस्ता हो गया 5 रुपये का हो गया, और उसने क्या किया, उसने पेन भी कम खर्च करने, पेन भी कम यूज किया उसने। अब की बार पेन सस्ता भी हो गया, 5 रुपये का हो गया, और उसने पेन यूज कर लिया, अब की बार 8 ही पेन यूज किए, तो अब उसके खर्चा हो गया 40 रुपये का। तो आप कहोगे इसका खर्चा कितना कम हुआ, 60 का कम हो गया। अगर पूरे पे पूछे 100 पे तो कितना कम हुआ, 60% का, 60% कम हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है कि मूल्य तो बढ़ जाए पर कंज्यूम कम कर दे, यूज कम कर दे। जैसे वही सेम चीज़ कि 10 का पेन था, 10 पेन यूज कर रहा था, 100 रुपये का खर्चा हो रहा था, फिर क्या पेन जो 20 रुपये का हो गया, लेकिन उसने क्या किया, पहले 10 पेन यूज कर रहा था, अब 4 ही यूज करता था, 80 रुपये यूज करता है, अब भी 20 रुपये कम हो गया उसका 100 पे, तो यहाँ हो गया 20% का कम। अब ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। इस कंडीशन में क्या है, खर्चा फिक्स नहीं है, खर्चा चेंज हो रहा है, तो वो खर्चा किस प्रकार से चेंज होगा ये आपको बताना है। तो आपको इतना लिखना है बस, गुणा में मूल्य क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 हो रहा है, तो आपको लिख देना इसको 6/5, यानी 5 था 6 हो रहा है, 5 था 6 हो रहा है। खपत 20% कम हो रही है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 थी 4 हो गई, 5 थी पहले अब 4 ही हो रही है। जो अब हो रही है उसको ऊपर लिखना है, जो ऑलरेडी था उसको नीचे, इन दोनों को गुणा कर लेना 24/25, और ये लिखना है कि ये जो है ना, ये पहले वाला खर्चा था, नीचे जो आएगा वो पहले वाला आएगा, ये पहले वाला खर्चा, और जो ऊपर आएगा बाद वाला खर्चा। पहले 25 था, अब कितना 24, कितना कम हो गया 1, और पहले वाले पे तो कम करते हैं, 25 पे कम हो गया, परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, 2500 के 100, 4% आंसर आ गया। तो ये जब चीज़ थी, जब आपका जो गुणा है, जो प्रोडक्ट वो भी चेंज हो जाए, जो आपका प्रोडक्ट है, इतनी देर प्रोडक्ट जो था कांस्टेंट था, लेकिन अब जब प्रोडक्ट चेंज हो जाए तब की ये बात थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है तब आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर, अब इस मामले में बराबर रखना है, क्षेत्रफल है उसको बराबर रखना है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर लंबाई को मैंने बढ़ाया तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। 60% इंक्रीज किया है, 60% का मतलब 3/5, यानी 5 थी 3 इंक्रीज कर दी, 5 से 8 कर दी। तो इस रेशियो में 5 से 8 उसकी लंबाई को बढ़ाया तो चौड़ाई को 8 से 5 करनी पड़ेगी। अगर 8 थी तो 5 करनी पड़ेगी, कितनी कम की, 3 कम की, कितने पे, 8 पे गुणा 100। अब 1/8 क्या होता है, 12.5%, तो 3/8 क्या हो गया, 37.5%। या इसको करके भी सोल्व कर सकते हैं आप, ये 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक वर्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है बताओ। देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। ये r क्या है, रेडियस, पहले r थी, अगर इसको दुगुना कर दिया, अब 2r कर दिया, तो अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, π2r², π
4r², ठीक है। यानी पहले था पाई r², अब हो गया पाई 4r², कितना बढ़ गया 3πr² बढ़ गया, कितने पे, पहले वाले पे पाई r² पे। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100, 300% इंक्रीज हो गया, 300% इंक्रीज हो गया। एक तो तरीका था ऐसे करने से, एक आप सीधा रेशियो निकाल लेते यहीं, पाई r² से 4πr² हो गया, यहाँ पाई r² लिख देते, यहाँ रेशियो आ जाता है 1 से 4, 1 से 4 हो गया, बड़ा कितना 3, कितने पे 1 पे, गुणा 100, 300% इंक्रीज हो गया। हो कितना गया टोटल, टोटल हो तो 400% गया, पर बढ़ा कितना, बढ़ा 300%। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक को 20% घटा दिया जाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यह दोनों को चेंज कर रहे हैं, दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल में चेंज आएगा। दोनों को क्या कर रहे हैं, प्रत्येक को 20% घटा दिया, दोनों को 20% घटा दिया। तो मैंने क्या बोला था अभी, 20% घटाने का मतलब 1/5, 5 थी 4 कर दी, तो जो हो गई वो ऊपर 4/5। दो बार की लंबाई भी सेम हुई, चौड़ाई भी 4/5 हुई, 5 थी 4 हो गई, 5 थी 4 हो गई, गुणा कर लिया 16/25। मैंने कहा था ये पहले वाला, ये पहले वाला, और ये बाद, ये बाद। यानी पहले अगर 25 उसका क्षेत्रफल था, तो अब उसका क्षेत्रफल है 16, तो कितना कम हुआ, 9 कम हो गया, कितने पे, पहले वाले पे 25 पे, गुणा 100, 25 होगा 100 यानी 36% क्षेत्रफल उसका घट जाएगा। इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यूज करने का, आप कर सकते हो। जैसे 20% तो एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई या माइनस एक्स वाई बटा 100, माइनस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे आपने 20 कर दिया, तो -20, फिर y की जगह भी -20 गुणा -20 बटे 100, ये कट के यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ था -4, तो 20 40, या इसको पहले ये ले लो कि 20 है। अगर आप चिन्ह नहीं लगाए, चिन्ह लगाओ तो यहाँ फिर प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ 20 मानोगे, यहाँ माइनस, तो ये आ गया 36%, और घटारे तो ये कम हो गया। लेकिन चिन्ह के साथ चलोगे आप, जब चिन्ह के साथ चलोगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस करोगे तब यहाँ माइनस माइनस कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 20 40, और फिर प्लस 4 करोगे तो माइनस का 36%, और माइनस लिखा होने का मतलब क्या होगा कि घट रहा है। यहाँ प्लस लिख दोगे जब चिन्ह नहीं लगाओगे, ठीक है। अब देखो, एक वर्ग की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर करके आयत में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित खतरों में से कौन सकते हैं। अब कोई एक वर्ग स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं इक्वल होती है। अब उसको क्या कर रहा है कि उसकी भुजाओं में चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, अब वर्ग की तो लंबाई और चौड़ाई जो है ना इक्वल ही होती है, लेकिन होती तो है ना, जैसे ये वर्ग, इसमें ये वाली लेंथ होती है, ये वाली विड्थ होती है, मान लिया कि ये लंबाई होती है, चौड़ाई, हाँ होती दोनों इक्वल है। अब क्या किया इसने, लंबाई को 20% बढ़ा दिया, लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 20% कम कर दी। अब लंबाई बढ़ा दी तो थोड़ा ये नीचे से ऐसे हो गया, और चौड़ाई कम कर दी तो थोड़ा ये ऐसे हो गया। तो पहले वर्ग था और ये आयत बन गया, अब पहले वर्ग था और अब ये आयत बन गया। तो कह रहा है कि आयत में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सकते हैं। अब बताना है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये बताना है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। देखो, आप मानो कि वर्ग की भुजा जो थी वो अक्ष थी, माना वर्ग की भुजा अक्ष है, या तो अक्ष मान लो या अपनी मर्जी से कोई भी भुजा मान सकते हो आप, 4 5 6 कोई भी मान लो। मैंने मान लिया माना वर्ग की भुजा अक्ष, कितना इंक्रीमेंट किया 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 थी 6 कर दिया, यानी 5 थी 6 कर दिया, यानी 6/5 कर दी, जो भी थी उसकी 5 की 6 कर दी, 6/5 कर दी, और करी जो है अक्ष की। ये हो गई आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हो गई 6/5 अक्ष, ये लेंथ हो गई आयत की। चौड़ाई 20% कम कर दी, ये अक्ष थी। देखो ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे अक्ष था 20% बढ़ा दिया, तो मतलब कर कितना दिया, अक्ष का 120% कर दिया, अक्ष का 120% कर दिया, यानी 6x/5 कर दिया। यहाँ अक्ष था, अक्ष की 20% कमी कर दी, तो अक्ष का 80% कर दिया, यानी 4x/5 कर दी। ये तो हो गई लेंथ आयत की, और ये हो गई विड्थ चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, अक्ष स्क्वायर।
आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 चौके 24 अक्स स्क्वायर बटा 25। ठीक है, अब इसको आगे इतना सोल्व करना है कि इन दोनों का अनुपात ले लो। हम परसेंटेज निकालेंगे अनुपात से, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 24। यानी पहले अगर क्षेत्रफल 25 था वर्ग का, तो जो आयत आया उसका क्षेत्रफल हो गया 24। आयत आया उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 24। तो यहाँ से देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का 96%, वर्ग का क्षेत्रफल 25 है, इसका 96% निकालो। 2500 के 100 या 24, यही तो आयत का क्षेत्रफल, यही तो आयत का क्षेत्रफल। इसका मतलब पहला ही जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है, उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया इस ऑप्शन को। ठीक है, देखो नेक्स्ट। यदि किसी वर्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जाता है। देखो वर्त की त्रिज्या मतलब पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वर्त का, तो पाई तो कांस्टेंट होता है 22/7 होता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आर स्क्वायर को बढ़ा रहा है। मतलब आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर गुणा आर। तो 25% बढ़ाने का क्या मतलब है, आर जो है इसको 125% कर दिया, आर को 125% कर दिया, यानी 5/4 कर दिया। तो इस आर को 5/4 कर दिया और दूसरी वाली आर को भी 5/4 कर दिया, क्योंकि सारी आर को तो बढ़ाया है बस। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 25/16, और पहले क्या था क्षेत्रफल, पहले आर स्क्वायर था आपका, तो 25/16। यानी आप ये कर सकते हो कि नीचे क्या थी 16, अब कर दिया 25, नीचे क्या था 16, अब कितना कर दिया 25, बड़ा कितना दिया 9, कितने पे 16 पे, गुणा 100। इसको सोल्व कर लो बस, 4 और 25, 25 नाम है 225 बटा 4, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 5 4 6 24, 1 0 4 दूनी 8 और 2 0 4 पंजे 20, 56.25%। आ गया समझ में। देखो मैंने क्या किया है, इसने कहा कि आयत की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया, तो पहले जो क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर था, अब आर जो है ना आर नहीं रखे क्या है 5r/4 है, तो अब जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 5r/4 का स्क्वायर। यानी पहले ये था और अब ये हो गया, और इन दोनों का अनुपात निकाल लिया। ये तो था आर को मान के करने का तरीका। अगर आप आर को माइंड में भी नहीं लाते कि आर तो आर है, वो तो वैसे भी कट जाएगी, तो अगर उसको आप माइंड में भी नहीं लाते तो आप क्या करते हैं, आर स्क्वायर मतलब दोनों गुणा की बात चल रही है, 25% मतलब 1/4, 4 से 5 कर दिया, तो 4 से 5 करने का मतलब 5/4 कर दिया, और आर 2 बार आती है इस फॉर्मूले में, तो 25/16 कर दिया। यानी ये पहले वाला ये बाद वाला 16/25, 16 था 25 कर दिया, 9 बढ़ा दिया, 9/16 आ जाएगा। अब सेम ऐसे घन की भुजा बढ़ा दी जाती है तो घन का आयतन क्या है, घन का आयतन क्या होता है, घन की भुजा मान लो ए है तो घन का आयतन होता है a क्यूब। a क्यूब का मतलब होता है 1 गुणा a, मतलब 3 बार a गुणा 1। तो भुजा बढ़ा दी 20%, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 120% कर दिया, 120% करना मतलब 6a/5 कर दिया, कहने का मतलब 6/5, 6/5 और 6/5 कर दिया। तो नीचे जो आएगा वो तो पहले वाला होगा 125, ऊपर जो आएगा वो बाद वाला होगा आयतन। तो कह रहा है कि आयतन कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ा, 125 से 216 किया तो कितना बढ़ा 75 और 16, 75 16 91, और कितने पे 125 पे गुणा 100। यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया 5, 4 और 9 चौक 36, 364/5, 5 7 35, 1 7, 5 दूनी 10, 4 0 5 8 40, 72.8% आपने इंक्रीमेंट कर दिया। मैंने एक चीज़ बता दी, बस उसी को फॉलो करना है, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में अगर ए 3 बार आ रहा था इसको 3 बार लिखना है, 2 बार आ रहा होता 2 बार, जैसे आर स्क्वायर 2 बार आता तो वहाँ पे हमने 2 बार लिखा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, उस टाइप की सारी चीज़ें खत्म हो गई, वैसे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। यह नेक्स्ट टाइप, एक बाजार सर्वेक्षण में 5000 ग्राहकों पर परीक्षण के लिए 40% एक उत्पाद का मात्र ब्रांड ए, 25% उत्पाद का ब्रांड ए तथा ब्रांड बी दोनों तथा शेष उत्पाद का मात्र ब्रांड बी का उपयोग करते हैं। लोगों की संख्या जो उत्पाद के ब्रांड बी का उपयोग नहीं करते हैं। देखो 5000 लोग थे टोटल, उनमें से क्या करते हैं कि 40% तो ओनली ए ब्रांड जो है, ओनली ए ब्रांड का यूज करते हैं। 25% क्या है ए एंड बी, ए एंड बी दोनों बोथ ब्रांड का यूज करते हैं। ठीक है, कितने हो गए टोटल 40 20 60 और 5 65% हो गए।
जो अभी तक, और टोटल कितने होते हैं 100। ये कह रहा है जो शेष बच गए, शेष कितने बचे 35%, वो करते हैं ओनली बी ब्रांड। हो गए टोटल 100%। यही तो बोला कि शेष जो है ब्रांड बी का यूज करते हैं, ओनली ब्रांड बी का। अब आपने देखा कि 40 ए का, 25 ए और बी दोनों का, और 35 ओनली बी का। ये कह रहा है कि लोगों की संख्या जो उत्पाद के ब्रांड बी का उपयोग ही नहीं करते, तो ब्रांड बी का तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो ये दोनों को हटा दो। इनके अलावा ब्रांड बी का कोई यूज नहीं करता, तो कौन बचे वो 40% लोग बचे जो ए का यूज करते हैं, वो केवल ए का यूज करते हैं, वो बी का यूज नहीं करते। तो 5000 का 40% क्या हो जाएगा, 5000 का 40% 2000, तो ऐसे 2000 लोग हैं। ठीक है, मतलब हमें वो बताना है जिसमें ब्रांड बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रांड बी बिल्कुल नहीं होने का मतलब सिर्फ ए वाले, सिर्फ ए वाले, क्योंकि दोनों यूज कर रहे हैं वहां भी ब्रांड बी आ रहा है। तो जहां बी बिल्कुल नहीं आना चाहिए वो होंगे सिर्फ ए वाले, ओनली ए वाले। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक चाहिए। अगर वो 45% अंक ले आएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक क्या हो गई, उसके सिर्फ 50 ही नंबर आए। अब ये तो परसेंटेज में बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि 50 मार्क्स आए उसके, और 4 नंबरों से फेल हो गया। अब ये बताओ कोई स्टूडेंट है, उसके 50 नंबर आ रहे हैं और वो 4 से फेल हो रहा है, तो उसके 4 और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब मैं 50 में 4 ऐड कर दूं, 50 में 4 ऐड कर दिया तो 54, यानी ये 54 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि ये 54 मार्क्स जो है पासिंग मार्क है। इतने नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, 54 नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, और ऊपर ही ऊपर लाइन में पर्सन बोल रहा है कि 45% अंक चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब ये जो 54 नंबर है ये 45% ही तो है, ये 54 जो है 45% ही तो है। 1% निकालो, 54/45, अधिकतम अंक चाहिए। इसका मतलब अधिकतम अंक मतलब कितने, टोटल नंबर का पेपर कितना था 100% का, तो 100 की वैल्यू निकालो। 9 पंजे 45, 9 छिगानी 54, 5 20 बार 20 सिगे 120 मार्क्स का पेपर था। 120 मार्क्स का पेपर था टोटल। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट। राम ने 3 परीक्षाओं में भाग लिया जिसमें अधिकतम अंक 20, 50 और 30 थे। राम ने 3 एग्जाम दिए जिसमें एक जो था वो 20 नंबर का था, 20 नंबर का था टोटल पेपर, दूसरा वाला 50 नंबर का था, तीसरा वाला 30 नंबर का पेपर था। उसने प्रथम परीक्षा में 75% अंक प्राप्त कर लिए। पहली जो परीक्षा थी 20 नंबर वाली, उसमें उसके 75% नंबर आ गए। दूसरी परीक्षा में उसके 60% बन गए। तीसरी परीक्षा में उसको कितने चाहिए कि उसके ओवरऑल है ना 60% बन जाए। वो चाह रहा है कि मेरे ओवरऑल 60% बन जाए तीनों को मिला के। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ओवरऑल 60% बनाने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहले ओवरऑल को जोड़ो, 50, 20, 70, 30, 100, 100 नंबर के तीनों पेपर मिला के हैं। मेरे को टोटल 60% बनानी है, तो 100 का 60% 60 मार्क्स, यानी मेरे को 60 नंबर चाहिए 60% बनाने के लिए। टोटल तीनों को मिला के अगर मेरे 60 नंबर आ जाएंगे तो 60% बन जाएगी, क्योंकि तीनों मिला के 100 नंबर के हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो पहले 20 नंबर की परीक्षा थी, दूसरी 50 की और तीसरी 30 की, पहली वाली में मेरे 75% नंबर आए हैं, तो 20 का 75% निकाल लो आप। यानी पहली वाली परीक्षा में 15 नंबर आए हैं मेरे, 20 में से 15 नंबर आ गए। दूसरी वाली में 60 आए, मतलब 50 का 60%। दूसरी वाली परीक्षा जो थी उसमें 30 नंबर आ गए मेरे। दोनों परीक्षाएं 70 नंबर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी, उसमें से मेरे 45 नंबर आ चुके हैं, मेरे 45 नंबर आ चुके। जबकि मेरे को 60% बनाना है, 60% बनाना मतलब मेरे को 60 नंबर लाना है। मेरे 2 में 45 आ चुके, तीसरी में मेरे को सिर्फ 15 नंबर और लाने हैं, मेरे को सिर्फ 15 नंबर और लाने हैं। पेपर कितने का है मेरा? तीसरा 30 नंबर का पेपर है। 15 नंबर लाने हैं मेरे को, 30 में से लाने हैं। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, 15 दूना 30, 100/2। यानी अगर मैं 50% तीसरे पेपर में बना लूँगा, 50% मैं तीसरे पेपर में बना लूँगा, तो मेरा रिजल्ट जो है 60% हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 140 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में पास हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी? देखो इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझने की ट्राई करेंगे। यानी एक तो थी अंग्रेजी, ये मान लो ये इंग्लिश थी, और दूसरा था गणित, ये था मैथ। कह रहा है कि 10% लोग है ना वो दोनों में फेल हो गए, तो यहाँ मैं फेल वाला बना रहा हूँ, यहाँ 10% फेल हो गए। अब बताओ अंग्रेजी में जब पास हुए 80 तो फेल कितने हुए हैं? 20%। गणित में पास हुए 70 तो फेल कितने हुए हैं? 30%। इंग्लिश में 10%, इंग्लिश में 20% फेल होने चाहिए, 10 यहाँ हो चुके क्योंकि ये इंग्लिश में भी तो काउंट हो रहा है, तो यहाँ जो बचा टोटल 10। गणित में 30% फेल हुए हैं, 10 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ जो बचा 20%। यानी दोनों में मिला के 20, 10, 30 और 10 40% लोग फेल हो गए। दोनों में मिला के 40% लोग फेल हो गए। यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषय में पास हुए तो पास कितने हुए? टोटल तो 100% होता है, तो 60% पास हो गए। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है, 60% की वैल्यू आपको दे रखी है 144। आपको पूछा उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू निकाली, तो 100 की निकालनी हो तो 144/60 गुणा 100, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 को 10 से गुणा किया 240 टोटल उम्मीदवार 200 जो थे वो टोटल 240 थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरी प्रतियोगी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 नंबर अधिक मिलते हैं, तो उत्तीर्णांक अंक क्या है? देखो कोई एक प्रतियोगी जिसको 20% अंक मिल गए, 20% आ गए उसके पेपर में, लेकिन क्या हो गया कि वो 30 नंबरों से फेल हो गया। अगर उसके 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इस 20% में मैं 30 जोड़ दूँ, ये क्या है? ये पासिंग मार्क है ना, अगर इतने आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले को 32% मिले, 32% मिल गए, लेकिन इसको 42 ज़्यादा मिल गया। अगर इसके 42 कम भी आते तो वो पास हो जाता। तो अगर इसमें 32 में से 42 घटा दूँ, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। 20% में 30 जोड़ दूँ, पासिंग मार्क। 32% में 42 घटा दूँ तो पासिंग मार्क। दोनों पासिंग मार्क, इसका मतलब दोनों इक्वल है। परसेंटेज को एक साइड ले जाओ, 20% 32%, 32% माइनस 20%, बाकी जो संख्या थी उसको एक साइड ले आओ, 30 + 42, 40, 42 और 30 72 बराबर 12%। पूछा क्या? उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, यहाँ 72 है, 1% की वैल्यू आ गई 6, 100% ही निकाल लो। पेपर कितने नंबर का है ये निकाल लो, एक तो चाहिए तो आप 600, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। अब आपको 1% की वैल्यू आ गई, पासिंग मार्क्स चाहिए तो दोनों में से कहीं भी 1% की वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पे रख दिया आपने 20 × 6 + 30, 20 से 120, 30, 150 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। यहाँ भी रखोगे सेम चीज़ आएगी। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत है? 150 मार्क्स चाहिए थे, टोटल पेपर 600 का था, तो कितने प्रतिशत चाहिए थे? 150/600, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25% नंबर मेरे आ जाते तो मैं पास हो जाता। उसके 20 ही आए, 5% और लाना था, उसके 42 आ गए, 32 आ गए, तो वो 7% ज़्यादा ले आया। ठीक है, अब देखो ये वोटिंग वाले क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। इनको कैसे करना होता है? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट 36,000 है तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? पहला उम्मीदवार को मिल गए 40%, दूसरे को मिल गए 36%, और 3 ही उम्मीदवार है तो जो बाकी बच गया 100 में से वो तीसरे को मिल जाएंगे। तो ये दोनों मिला क्या हो गए? 40, 30, 6 और 40, 30, 70 और 6 76%। तो थर्ड वाले को मिल गए 24%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 36,000 टोटल वोट है, यानी 100 की वैल्यू 36,000 है। टोटल वोट तो 100 है, अपने आप में 100% है। 100 की वैल्यू 36,000 है, एक की वैल्यू 360 है। तो बोल क्या रहा है? तीसरे उम्मीदवार को, तीसरे को मिला है 24, तो 24 की वैल्यू निकाल लो, 360 गुणा 24, 0, 24 सीखे क्या होता है? 24 सीखे 144, 144 का 4, 14, 24, 48, 24, 72, 72 में 14 जोड़ा तो 86,
क्या आ गया 8640। तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए 8640। अब देखो नेक्स्ट, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वेद मतों का वेद मत क्या होते हैं, जैसे होता क्या है कि वोटिंग की जाती है, तो 100 वोट आपने डाल दिए मान लो, तो उसमें क्या होता है कई वोट गलत दब जाता है या कहीं गलत चला जाता है, वो वोट में काउंट नहीं होता, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उस वोट को काउंट नहीं करते, उस वोट को निकाल देते हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं होता, उसको अवैध मत बोल देते हैं। वेद मत वही होता है जो जिनकी काउंटिंग की जानी है, या तो किसी के पक्ष में, जो उम्मीदवार खड़े रहते हैं उनके पक्ष में किसी के न किसी के पक्ष में हो जाए, वही वेद मत होता है। यानी अगर आपने 100 वोट डाले, मैंने कहा 10 वोट अवैध है, तो वो 10 रिजेक्ट हो गए, वो किसी के भी काउंट नहीं होने वाले, उनको अवैध वोट होते हैं, और जो बाकी 90 बच गए वो वेद मत है। तो वेद मतों का 55% वोट मिले, एक को मिल गया वेद मतों का 55%, कुल वोटों का 2%। देखो ये बोल दिया कि जो भी टोटल वोट थे उनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए, रिजेक्ट हो गए, वो किसी के भी काम के नहीं रहे। अगर 100 वोट थे 2% अवैध हो गए, यानी 98 वोट ही बचे हमारे पास, जो किसी ना किसी कैंडिडेट के पास जाएंगे। यदि मतदाताओं की कुल संख्या ये 104000, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, ये पूछ रहा है कि जो जीता है ना, ये जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार, इसको कितने वैध मत मिले, कितने जो लीगल वोट है वो मिले। ये कह रहा है कि टोटल वोट है ना, टोटल मतदाता 104000 है, इतने टोटल वोटर्स हैं, इतने लोगों ने वोट किया, इसमें से क्या हुआ 2% वोट तो खत्म हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो वास्तव में कितने वोट काम के बचे 98% वोट काम के बचे। ये इतने ही वोट काम के बचे, 2% रिजेक्ट हो गए, तो हमने भी इनमें से रिजेक्ट कर दिए 2%। अब ये तो है ना वेद वोट, ये तो है ना टोटल वेद वोट, और इन्हीं वेद वोटों का 55% मिला उस उम्मीदवार को, मतलब इन्हीं का 55% मिला है 55/100। पहले मैंने क्या किया, वेद मत निकाले। वेद मत कैसे निकाले कि टोटल वोट दिए हुए थे उनमें 2% रिजेक्ट हो गए, 2 रिजेक्ट हो गए, तो जो बाकी 98 बचे वो वेद वोट है, वो वेद मत है, और इन्हीं वेद मतों का 55% उस उम्मीदवार को मिल रहा है। तो यहाँ से निकाला मैंने वेद मत, उसका 55% निकाल लिया, तो ये आ गया उसके पहले उम्मीदवार के वोट, ये आ गया पहले उम्मीदवार के वोट। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दो, इसको 5 से काट दो 11, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट दो 49। अब देखो आपको गुणा करना है, यहाँ पे 104 को 49 से गुणा करना है, तो कैसे करोगे, इस 104 को लिख लो 100 + 4 गुणा 49। अब 49 को 100 से गुणा करना आसान है, 4900, और 49 को 4 से गुणा करो, 49 को 4 से गुणा करो, 50 को 4 से करोगे तो 200, यानी 4 कम करना है, 196, 6 9 10 0 1 5096 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का गुणा क्या आ गया अपने 5096, लेकिन ये 11 से भी तो गुणा आ रहा है, इसको 11 से गुणा करना है। अब मैंने 11 से गुणा करने की ट्रिक पहले भी सिखाई थी कि सबसे पहले लास्ट वाला लिख लेंगे, फिर दो के जोड़े को जोड़ते जाएंगे, 9 6 15, हासिल 1 वो ले ली, यहाँ 0 था, 0 में 1 ऐड किया, 9 6 15 आ गया, हासिल 1 ले लिया आपने। अब इस 9 0 को ऐड किया, 9 में वो हासिल आई, 1 वो ऐड किया, तो 10 का 0, फिर आ गई हासिल 1। अब 0 और 5 कितना होगा, 5 में 1 जोड़ा तो 6, और लास्ट में अकेला फिर 5 को फिर जोड़ दो, 56 0 56, 56 0 56, गुणा करके देख लो, यही आंसर आएगा। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले लास्ट वाले को लिख देते हैं, फिर दो के युगल को लिखते जाते हैं, जोड़कर। अगर उनमें कोई हासिल आती है तो आगे यूज कर लेते हैं, और लास्ट में भी क्या होता है, जो अकेला होता है उसको लिख लेते हैं, अगर इसके साथ भी कोई हासिल आई तो उसको जोड़कर लिख देंगे। देखो नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। देखो डाले कितने वोट हैं, वो अपने आप में 100% मतदाता होते हैं, उसमें से 75% ने डाले वोट, जिसमें से 2%, अब जो डाले हैं ना उसमें से 2% रिजेक्ट हो गए, जो 75% डाला ना उनका भी 2% रिजेक्ट हो गया। टोटल का रिजेक्ट नहीं बता रहा है, ये जो 2% रिजेक्ट बता रहा है। जैसे आपको कल भी मैंने इस चीज़ को समझाया था, शेष का, वो शेष वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। जैसे 100 वोट है, मान लो 100 वोट कहीं पर है, कहीं गांव में 100 वोट है, 100 लोग हैं, मैंने कहा 5% खराब हो गए, 5% खराब हो गए तो कितने बचे, 95 बचे। या ये मान लो कि 100 वोट थे, 10 ने वोट नहीं किया, 10 ने वोट नहीं किया तो वोट कितने किया, 90 लोगों ने वोट किया। अब 2 चीज़ें बोलूँगा यहाँ से मैं,
दोनों का मतलब जो होगा ना वो अलग अलग होगा। मैंने बोला कि किसी गांव में 100 मतदाता थे, उसमें से 90% ने वोट डाला, यानी 90 लोगों ने मतदान किया है। अब कुल का 5%, टोटल मतदाताओं का 5% अवैध घोषित हो गया। यहाँ मैंने बोला कुल मतदाताओं का 5%, इसका मतलब हुआ 100 में से 5 निकालना है, तो 100 का 5, अब इस 90 में से 5 घटा देना आपको, मतलब 85 बचे। अब जब दूसरी वाली लाइन क्या बोलता मैं, शेष का, या इन जो वोट है ना, जैसे 100 में से 90 वोट डाले हैं, तो इन 90 का जो 90 है शेष का 5%, तो अब इस 90 का 5% निकालना पड़ता आपको, जो कि 4.5 होता। फिर जो बचते ना वो 85.5 बचते, 85 नहीं बचते। तो ये मैटर करता है, यानी ये जो 2% अवैध घोषित हुआ है 75% का हुआ, जिन लोगों ने वोट डाला है उनका हुआ है, जिन्होंने नहीं डाला उनको यहाँ काउंट नहीं किया जा रहा। ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, 9,261 क्या है, वैध मतों का 75%। ये 9,261, तो वैध मत का 75 मतलब गुणा बटा 100, क्या गया 9,261, ठीक है। 3/4 कर दिया यहाँ पे, 3 से काट दिया, 3 0 3 अंटे 24, 3 7 21, इसको गुणा कर दिया 4 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वैध मत। यह आपके आ जाएगा वैध मत। वैध मत क्या आएगा 3087 गुणा 4, ठीक है, ये आ गया वैध मत, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए। अब ये जो वैध मत है, ये जो 3087 गुणा 4, ये क्या है, 2% अवैध घोषित करने के बाद है, इसका मतलब 98% है ये, और मेरे को निकालना पूरा 2%। और ये जो 100 मैंने निकाल लिया, ये भी क्या है, ये भी सिर्फ 75% मतदाता है जिन्होंने वोटिंग यूज की है, तो ये भी सिर्फ 75 की वैल्यू है, मेरे को निकालनी 100 की, क्योंकि कुल कितने मतदाता पूछे चुनाव में, 75% मतदाताओं ने यूज किया, पूछा पूरा टोटल है। बस इसको सोल्व कर लो, जिससे कट रहा उससे काट दो, जैसे 5 से काट लो पहले, 15, यहाँ आ गया 20, फिर 5 से काट दो, 25 से कट जाता है ऐसे, 4/3, 3 से काट लो 1029, 2 से काटो इसको 2 और 49, और 49 से काटो इसको 49 दूना 98, और 4 9 49 से कम 49। अब इनको गुणा कर लो, जो भी बच गया आप उनको गुणा कर लो। क्या क्या बच गया देखो, 21 गुणा 4 ये गुणा बच गया आपके 21 गुणा 2 गुणा 4, 21 गुणा 2 गुणा 4 और गुणा 100, 4 दूनी 8, 21 8 168 और 00, ये आ गया 168 इसका आंसर। ये भी आपने कहा ये लिखा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा बताऊं और कैसे हो सकता था इसको, देखो मैं कहता 9,261 जो है, ये जो 9,261 है, ये वैध मतों का 75% है, मतलब वैध मतों का 3 है, मेरे को 4 निकालना है, ये टोटल वैध मत आ गई। वैध मत जो है वो 98 है, मेरे को टोटल निकालना है 100 आ गए। ये भी जो है सिर्फ मतदाता है, मेरे को ये 75% है, 3 निकालना, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 3 3 9, 9 से काटो, 9 1 9, 0 9 दूनी 18, और क्या बचा 8, 1 नाम नाम 81, इसको 2 से 49, 49 से अभी किया था 21 बार, कितना 42, 42 का 4 168 00। जो तरीका आपको सही लगे उससे कर सकते थे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला, 8 ने तो मत ही नहीं डाला, और चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे विजेता को। अब देखो यहाँ पे लाइन साफ साफ बोली कुल वोट का, कुल वोट मतलब जो शुरू में 100 थे उसका, 100 का 48 इसको मिल गया, 8 डाले नहीं, 48 8 56 हो गए टोटल, जो बाकी बच गए 44 वो दूसरे वाले को मिल गए, यानी 48 मिल गए जो टॉप किया उसको, 44 मिल गए दूसरे वाले को, और 8 ने मतों का प्रयोग ही नहीं किया, ये हो गया टोटल 100%। कुल बोल देता तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती।
तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब बताओ अगर पहले को 48 मिले, दूसरे वाले को 4% मिले, तो कितने से जीता ये? 4% से जीता। और वास्तव में जीत कितना रहा है? 1100 से। इसका मतलब 4% की वैल्यू 1100 है, 1% की वैल्यू 1100 बटा 4 हो जाएगी। कर लो सॉल्व। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 दूनी 8, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20। 1% की वैल्यू हो गई। कह रहा कुल मतदाता मैंने बोला 100% थे, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको 275 100 से गुणा किया तो 00, 275 00 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी देखो शेष की मतलब है, शेष जो है ना, शेष इंपोर्टेंट है। 192 मीटर का टोटल पोल है, तो पहले घंटे में कितनी चढ़ रही है? 62.5। अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? सोल्व करता रहेगा। जिसको याद हो उसको 5/8 लिख देगा। 62% को लिखते हैं 5/8 फ्रैक्शन में, क्योंकि जो 12.5% होता है वो 1/8 होता है। तो इसी का 5 गुना है ना, ये है 62%, तो ये हो जाएगा 5/8। तो यहाँ लिख दोगे 5/8, यानी इतनी तो वो चढ़ गई, 62.5 मिनट चढ़ जाती है। तो इसको कर लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 24 पंजे 120 मीटर। 120 मीटर चढ़ चुकी। बची कितनी? 192 में से 120 घटाओ तो कितनी बचेगी? 192 से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा? 72 मीटर बची है बस। और कह रहा है कि शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। अब ये शेष ऊंचाई यही बची ना, 72 का ही तो 12.5%। तो 72 का 12.5% क्या होता है? 1/8, 8 नाम 72, यानी यही तो चढ़ी है दूसरी वाली में 9 मीटर। ये 9 मीटर तो चढ़ी है दूसरी वाली में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये है, यह है जो ये कमीशन और बोनस से है विक्रेता की आय, तब कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो कोई विक्रेता है 12% कमीशन लेता है, कोई भी चीज़ हो उसमें 12% कमीशन लेगा, लेकिन ये तब तक है जब वो 15,000 रुपये तक की कोई सेल करे। जैसे 15,000 रुपये की ज़्यादा सेल होगी वो 1% कमीशन और लेना चालू कर जाएगा। मतलब 12% तो ले ही रहा था वो कमीशन, उसके साथ वो 1% बोनस लेना चालू कर देगा। जैसे ही सेल 15,000 से ज़्यादा हुई 1% बोनस और लगने लग जाएगा। पहले 12 था, अब 1 बढ़ के 13 होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके उसने कुल 7,650 रुपये अर्न कर लिए, कमा लिए। तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो बताओ कि कितने रुपए की टोटल बिक्री हुई है उसके पास। देखो पहली बात तो ये बताओ कि 15,000 रुपये तक तो क्या कर रहा हूँ, 12% कमीशन ले रहा है। ठीक है, लेकिन 15,000 से ज़्यादा होते ही क्या किया, 12% तो कमीशन था ही, इसके साथ 1% बोनस भी वो लेने लग जाता है, यानी 13% लेने लग जाता है। तो पहले तो ये देखो कि उसकी आय कहाँ से आई। शुरू की 15,000 तक तो बिक्री की, तो उसने 12% अर्न किया, तो 15,000 का 12% निकालो। 15 गुणा 12 180, यानी 1,800 रुपये तो उसने यहाँ कमा लिए। 1,800 रुपये तो यहाँ तक की कमीशन से उसने कमा लिए इसमें से। तो पहले ये तो आप इसमें से माइनस कर दो, क्या बचे? 16 में से 8 किए तो 8 और 6 में किए तो 5। अब जो बचे, यानी 15,000 तक की बिक्री उसने करी, उससे उसने 1,800 रुपये कमा लिए। लेकिन अब जो ऊपर बिक्री करेगा ना, उसमें थोड़ा वो क्या है कि प्रॉफिट उसको ज़्यादा होगा, 13% लेगा उसमें। अभी तक 12% ही ले रहा था, अभी तक 12% ही लेगा। तो जो 5,850 बचा, ये वास्तव में क्या है, 13% का मान ही तो है। ये 13% की वैल्यू तो है, 12% कमीशन और 1% बोनस। मेरे को तो 100% की निकालनी है। 5,850 बटा 13, 100 का निकालना है तो गुणा 100, 100 का निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 45,000 रुपये आ गए। मैंने कहा कि 12% से तो उसने 15,000 शुरू में कर ही लिए, 13% से उसने 45,000 की सेल करी। तो पहले तो 12% से 15,000 की सेल करी और 13% से 45,000 की सेल करी। तो टोटल सेल कितनी हो गई, 45,000 प्लस 15,000, 60,000 रुपये की टोटल सेल होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एक आदमी की आय 28,800 है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो जो आयकर जो 12% से घटकर 10% रह जाता है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। दोनों परिस्थितियों में अगर सेम मुक्त है तो इसका कोई मतलब नहीं है।
बात यह है कि वो दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स जो है ना इक्वल चुका रहा है, तो उसकी आरंभिक आय में कितनी वृद्धि हुई। पर्सन क्या कहना चाह रहा है कि कोई आदमी था, उसकी 28,800 रुपये सैलरी थी। अब उसका क्या हुआ कि सैलरी इंक्रीज हुई, सैलरी इंक्रीज होने के साथ क्या हुआ कि जो टैक्स था ना उसका, पहले 12% टैक्स देता था वो, जो टैक्स लगता था वो 70% सैलरी पे लगता था, 30% दोनों में मुक्त थी। तो जब दोनों में बराबर फ्री थी, 30% फ्री थी, तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, इसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या हुआ कि 28,800 रुपये था, उसमें कुछ बढ़ गया, और जो टैक्स लग रहा था उसका इनकम टैक्स, वो भी 12% से 10% हो गया। लेकिन जो टैक्स का पैसा आ रहा था ना वो बराबर था। कि वो बराबर कैसे हो सकता है हमारे, तो हम तो कुछ कंफ्यूज हो गए। जैसे देखें, मैं बताऊँ आपको एक एग्जाम्पल। 100 रुपये, किसी आदमी की आय है 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये आय, इसी पे मान लिया मैंने, तो ये एग्जाम्पल यहीं से ले लेते हैं कि 12% टैक्स लग रहा है। तो क्या हुआ, 12 रुपये टैक्स लग गए, ठीक है, 12 रुपये टैक्स लग गए 12%। अब मैंने कहा आय जो है ना इनकम इंक्रीज होके हो गई 120, आय बढ़ी, इंक्रीज जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, टैक्स भी कम हुआ, 10%। तो 120 का 10% क्या होता है, 12 रुपये। लेकिन लग तो अब भी 12 रुपये रहा है, पहले भी 12 रुपये था। ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए, यानी इनकम इंक्रीज हो गई, टैक्स की रेट कम हो गई, लेकिन जो मूल्य था ना टैक्स का, जो पैसा था ना, वो उतना ही देना पड़ रहा है। हालांकि बचत हो रही है। अब यहाँ पे कितनी बचत हो रही है, यहाँ देखो टैक्स देने के बाद 108 रुपये बच रहे हैं, यहाँ पे 88 बच रहे थे, सिर्फ यहाँ पे 88 बच रहे थे। बचत तो ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही हुआ कि ये जो पैसा है ना इक्वल देना पड़ रहा है। टैक्स की रेट कम हो गई, फिर भी जो पैसा बन रहा है वो बराबर बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में बात इतनी सी है। अब देखो, अब आप मान लो कि अक्स इंक्रीज हो गई उसकी, पहले क्या थी 28,000 रुपये थी, 28,800 थी उसकी सैलरी, अब हो गई 28,800 प्लस अक्स हो गई, ठीक है। पहले कितना टैक्स देता था वो, पहले देता था 12%, तो यहाँ वो 12%, ये टैक्स था इसका, ये टैक्स की वैल्यू हो गई। अब कितना देता है, अब वो 10% टैक्स देता है। मैंने कहा इस 30 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों बार जो टैक्स है वो बराबर है, इसका मतलब यही तो टैक्स है, और दोनों को कर दिया इक्वल। 100 से 100 कट गया नीचे, कोई मतलब है 100 का, 0 से 0 कट गया, 12 को इधर गुणा कर दो, 0 12 × 96 9, 12 × 96 में 9 जोड़ा तो 105, 10 12 दूना 24 और 10 34, 34,560। इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा 28,800 प्लस अक्स को इधर रख लिया, 28,800 इधर आ गया, 28,800 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी इसमें से घटेगा, घटाए तो क्या बचेगा 0, 6 15 में से 8 के तो 7, यहाँ का क्या बचा 3, 13 में से 8 के तो 5, यही तो आ गया अक्स। और अक्स ही तो वृद्धि हुई थी, क्वेश्चन में भी पूछा कि कितने प्रतिशत, कितना जो है वृद्धि हुई है, इसी की वैल्यू वृद्धि हुई है 5,760 की, इसी चीज़ की वृद्धि हुई है। मैंने कुछ नहीं करा, दोनों साइड यहाँ 12% टैक्स लग रहा था या 10% टैक्स लग रहा था, दोनों सिचुएशन में टैक्स का मान था वो बराबर था, मैंने दोनों को बराबर कर दिया और बाकी इक्वेशन सॉल्व कर ली, इतनी सी बात है। ठीक है, तो परसेंटेज अपनी तरह से कंप्लीट हो गया है, और अगर आप इतना कर लोगे ना तो क्वेश्चन भी यहीं से आना है, क्योंकि हमने तो पहले जो सालों में आए हैं वो भी क्वेश्चन करवाए, इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स में आए हैं वो भी क्वेश्चन करवाए। तो इतनी चीज़ें अगर आप इनको एक बार और देख लोगे तो आप परसेंटेज का कोई क्वेश्चन गलत करोगे नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।